रेजांगला, सम्मान की लड़ाई। बर्फीली पहाड़ियों में घायल सैनिक रामचंद्र यादव हेडक्वार्टर की ओर बढ़ रहे हैं। हेडक्वार्टर पे रामचंद्र देख रहे हैं कि आग लगी है और धुआं निकल रहा है। रामचंद्र सिचुएशन का अंदाजा लगा रहे हैं, तभी सामने से एक जीप आई। जीप से दो जवान भागकर रामचंद्र की ओर जाते हैं। रामचंद्र को सहारा देकर जीप में लाते हैं। जवान ने पूछा, बाकी की प्लेटून कहाँ है? रामचंद्र ने बताया, हम ही बचे हैं। हम डटे रहे सीमा पर, हमने जमकर मुकाबला किया, हम पीछे नहीं हटे, हमने चीनियों को मार गिराया। घायल रामचंद्र की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही है। जवान ने कहा, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। नेहरू जी के कार्यालय में एक सरकारी अधिकारी बात करने आते हैं। अधिकारी ने कहा, सर, चीन ने तिबेट पे हमला करके कब्जा जमा लिया है और तिबेट को अपना एक राज्य घोषित कर दिया है। यह बात सुनकर नेहरू जी चिंतित हो गए। अधिकारी ने आगे बताया, सर, तिबेट की वजह से हमारे और चीन के बीच एक फासला था, लेकिन अब चीन ने तिबेट को अपने कब्जे में ले लिया है, तो चीन हमारी सीमाओं पे घुसपैठ कर सकता है। अब चीन एक शक्तिशाली हमलावर के रूप में है, जो एशिया पे अपनी धाक जमाना चाहता है। नेहरू जी ने कहा, भारत या दुनिया की कोई भी ताकत तिबेट पर चीन के हमले को रोक नहीं सकती। चीन भारत पे हमला करे, ये काफी हद तक मुमकिन है। इसलिए हमें चीन के साथ दोस्ती में ही अपनी सुरक्षा ढूंढनी चाहिए। जब तक चीन अपनी ओर से सीमा का मामला उठाता नहीं, तब तक हम उसके बारे में किसी भी बातचीत करनी जरूरत नहीं है। देश की सरहद पर चीन की गतिविधियों की खबर मिलते ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू जी को पत्र लिखा। आदरणीय नेहरू जी, खबर मिली है कि चीन ने हमारे राजदूत के साथ सीमा मामले के बारे में कोई भी बात नहीं की। चीन हमें जाल में उलझाने की कोशिश कर रहा है। चीन हमारे मन में झूठा भरोसा कायम करने की कोशिश कर रहा है कि वो तिबेट की समस्या शांति से हल करना चाहता है। मुझे लगता है कि ये चीन विश्वासघात कर सकता है। तिबेट पे किसी भी समझौते से पहले सीमा रेखा का मामला हल होना चाहिए। चीन हमारी सीमाओं के दूसरे प्रदेशों पर भी नजर रख रहा है। हमारी आरक्षित और निर्बल सीमाओं को प्रबल करना होगा। धन्यवाद, आपका वल्लभ भाई। संसद भवन में नेहरू जी संबोधित करते हुए बोले, लद्दाख से नेपाल तक जो सीमा चीन की सीमा से लगती है, वो परंपरा और रिवायती इस्तेमाल से तय है। उत्तर पूर्व की नेफा की जो सीमा चीन से मिलती है, उसे 1914 में शिमला में ब्रिटिश इंडिया, तिबेट और चाइना ने मिलकर मैकमोहन लाइन माना था। अब चीन की कम्युनिस्ट सरकार इस मैकमोहन लाइन को जबरन तैयार की गई सीमा रेखा मानती है। शिमला कमीशन में तय हुई मैकमोहन लाइन ही हमारी सीमा रेखा है, मैप हो या ना हो। चाओ एन लई ने ट्रेड और संस्कृति के संबंधों पर विचार व्यक्त किए, लेकिन सीमा रेखा पे कोई भी चर्चा नहीं हुई। राजनीतिक सवालों की भी कोई चर्चा नहीं हुई। चीन सीमा रेखाओं को लेकर भारत की पोजीशन से वाकिफ है। भारत चीन सीमा रेखा तय है। सर, फिर भी हमें खुलकर सीमा रेखाओं के मामले में चीन से चर्चा करनी चाहिए, और जब तक चीन हमारी सीमा रेखाओं को मान ना ले, तब तक कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सुनकर नेहरू जी बोले, चीन के साथ सीमा रेखाओं से जुड़े सवाल उठाने का समय अभी नहीं है। अगर कभी भी इसकी जरूरत पड़ी, खास तौर पर जब हमारी सीमा रेखाओं को चुनौती दी जाएगी, तो हम साफ तौर पर अपना रुख साफ कर देंगे। पंचशील समझौते में लोगों ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी ने नेहरू जी से सवाल किए कि पंचशील समझौते में हमने चीन के साथ शांति के साथ रहने की दोस्ताना संबंध की बात की है, लेकिन भारत जिसे अपनी सीमा रेखा मानता है, उसे चीन ने साफ तौर से मान्यता नहीं दी है। तो आपकी सरकार ने किस बलबूते पर तिबेट पे भारत का जो अधिकार था, उसे चीन को सरेंडर कर दिया? चीन के सिंकियांग से तिबेट तक जाने वाली सड़क भी बन गई है, जो अक्साई चीन से होकर जाती है, जो भारत का प्रदेश है। 24 अप्रैल को मसूरी में दलाई लामा और नेहरू जी की एक मुलाकात हुई। दलाई लामा ने कहा, नेहरू जी, हम तिबेट में चीन की नीतियों से परेशान हैं। मैं भारत में शरण लेने की सोच रहा हूँ। हमें उम्मीद है कि भारत की मदद से हम तिबेट को चाइना से आजाद करवाएंगे। नेहरू जी ने जवाब दिया, तिबेट की आजादी के लिए भारत चीन से लड़ाई नहीं कर सकता। आप अपने देश जाइए और अपने लोगों के साथ वहां काम करने की कोशिश कीजिए। चीन को लेकर देश के अंदर नेहरू जी की राजनीतिक आलोचना बढ़ रही है। आम जनता और राजनीतिक पार्टी चीन के साथ किसी भी लेन देन की विरुद्ध थी। संसद में नेहरू जी ने कहा, आज से 7-8 साल पहले मुझे लगता था कि चीन के साथ सीमा के मामले में चर्चा करना बेकार है। कोई सीमा विवाद है ही नहीं। चीन की सरकार मैकमोहन रेखा को मान्यता नहीं दे रही है और मानती है कभी सीमा रेखा तय ही नहीं हुई। अगर कुछ बंजर पहाड़ों के लिए भारत और चीन लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है? हम क्यों चिंता कर रहे हैं जहाँ घास का एक तिनका भी नहीं उगता? जवाब में वहां उपस्थित महावीर त्यागी ने अपनी टोपी निकालकर कहा, नेहरू जी, मेरे सर पे एक भी बाल नहीं उगता। सर, ये भी बंजर है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी गर्दन कलम कर दी जाए। हमें चीन के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। चीन के साथ भारत की जमीन का कोई सौदा नहीं होना चाहिए। नेहरू जी के कार्यालय में सेना प्रमुख के.एस. थमैया आए और कहा, सर, ये लीजिए मेरा इस्तीफा। शायद मैं देश की सेवा के काबिल नहीं हूँ। नेहरू जी बोले, ये आपको क्या हो गया है?
के.एस. थमैया ने बताया, सर रक्षा मंत्री ने डिफेंस बजट भी कम कर दिया है। सीमा पे फॉरवर्ड पॉलिसी शुरू करने का आयोजन हो रहा है, लेकिन हमारी सेना पूरी तरह से तैयार नहीं है। हमारी सप्लाई लाइन कमजोर हो रही है। राशन और एम्यूनेशन के बिना कब तक कोई लड़ाई लड़ता रहेगा। हमारी चौकियों पे लगातार चीनियों की ओर से छोटे मोटे हमले हो रहे हैं। इस तरह तो हमारी सेना और देश को भयानक नुकसान उठाना पड़ेगा। नेहरू जी ने कहा, देखो थमैया, मैं कुछ करता हूं, लेकिन आप ये इस्तीफा वापस ले लीजिए। ये मैं एक प्रधानमंत्री के तरीके से नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बुजुर्ग के तरीके से कह रहा हूं। आप इस्तीफा वापस ले लीजिए। चीनी प्रधानमंत्री चाओ एन लई भारत आए और नेहरू जी से मिले। चाओ एन लई ने कहा, हम ये प्रस्ताव देते हैं कि चाइना और भारत की सेना पूर्व में मैकमोहन लाइन और लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल के एक्चुअल 20 किलोमीटर पीछे चली जाए। हम मैकमोहन लाइन को गैरकानूनी मानते हैं, फिर भी कभी चीनी सैनिकों ने उसे क्रॉस नहीं किया है। लद्दाख का अक्साई चीन जो हमारे कब्जे में है वो चीन के साथ रहेगा और नेफा का तवांग का हिस्सा, बाकी का हिस्सा जो भारत के साथ है वो भारत के साथ ही जुड़ा रहेगा। दोनों देश स्टेटस को मेंटेन करेंगे। नेहरू जी ने कहा, लेकिन ये यथास्थिति स्टेटस को है क्या? आज के स्टेटस को और 2 साल पहले के स्टेटस को अलग है। नेहरू जी ने अपने साथी अधिकारियों से चर्चा की, अगर चाइना को हमने अक्साई चीन दे दिया तो अपोजिशन पार्टी इसका विरोध करेगी और मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा। हम कह देते हैं कि ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी चाइना के साथ सीमा विवाद पर कोई हल नहीं निकला। अर्ली मॉर्निंग में चीनी सैनिकों ने नेफा पे शेलिंग शुरू कर दी। भारत के सैनिक बंकर से बाहर निकलकर पोजीशन ले रहे, बॉम्ब धमाके हो रहे, फायरिंग हो रही है, अफरा तफरी मच गई है। चीन के हमले की खबर मिलते ही ऑल इंडिया रेडियो पे नेहरू जी ने संदेश दिया, भाइयों और बहनों, मेरे वतन के लोगों, हमारे देश की सीमा रेखा पर चीनी फौजों ने हमला किया है। ये ताकतवर दुश्मन को शांति की फिक्र नहीं है और ना ही शांति के तरीकों की। उसने हमें धमकी दी है और धमकी पे अमल भी किया है। इसलिए समय आ गया है कि हम इस खतरे को पूरी तरह से समझे। हमारे आसामवासी लोग जो तकलीफों का सामना कर रहे हैं, हमारी हमदर्दी उनके साथ है। हम उनको पूरी तरह से मदद करेंगे, लेकिन शायद युद्ध की तकलीफों से नहीं बच सकेंगे, इसका अफसोस है। कुछ जगह हमारे सैनिकों को पीछे हटना पड़ा, लेकिन इसका यह मतलब है कि जो लड़ाई हमारे सामने है वो हमें जारी रखनी है। थोड़े दिन नहीं, बहुत दिन, महीनों तक, सालों तक ये लड़ाई जारी रखनी है। हम लड़ते जाएंगे और बीच में कहीं कहीं रुकेंगे और फिर और ताकतवर होकर आगे बढ़ेंगे। अंबाला एयरबेस पे अफरा तफरी का माहौल है। एयरक्राफ्ट और सैनिक अपनी पोजीशन ले रहे हैं। C-13 कमाऊ रेजिमेंट अपनी पोजीशन ले रही है। मेजर शैतान सिंह भागते हुए ब्रिगेडियर कमांडर के पास जाते हैं और सैल्यूट करते हैं। ब्रिगेडियर कमांडर ने कहा, शैतान सिंह, समय निश्चित रूप से सही नहीं जा रहा है। क्राइसिस में जो वृद्धि हो रही है वो हमें अवश्य युद्ध की ओर ले जा रहा है। डू योर पार्ट वेल। शैतान सिंह ने कहा, वी डू आवर बेस्ट सर। ब्रिगेडियर कमांडर ने बताया, लद्दाख पहुंचते ही आपको डिटेल ब्रीफ मिल जाएगी। गुड लक मेजर। शैतान सिंह सैल्यूट करके अपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट की ओर दौड़ते हुए जाते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट धर्मपाल भी शैतान सिंह के साथ दौड़ने लगते हैं। धर्मपाल ने कहा, सर आप ही हो शैतान सिंह? शैतान सिंह ने जवाब दिया, नहीं मेजर शैतान सिंह, पर तुम कौन हो? धर्मपाल ने बताया, ओ सॉरी सर, मैं धर्मपाल सिंह हूँ, मुझे आपके पास रिपोर्ट करने को कहा गया है। मैं आपकी कंपनी का नर्सिंग असिस्टेंट हूँ। शैतान सिंह ने पूछा, कितने समय से सेना में हो? धर्मपाल ने बताया, 3 महीनों से सर। शैतान सिंह ने 30 कुमाऊं रेजिमेंट की ओर इशारा करते हुए कहा, वो हमारी कंपनी है, मेरी फैमिली है, वहां मुझसे पहले पहुंचो। दूर से कंपनी के सैनिक शैतान सिंह और धर्मपाल को अपनी ओर दौड़ते हुए देखकर बातें कर रहे हैं। निहाल सिंह बोले, ये साहिब के साथ कौन रेस लगा रहा है? सिंग्राम सिंह ने बताया, ये नया लड़का है जो साहिब को आज हरा देगा। सूरज बोले, साहिब का जीतना आज मुश्किल है। निहाल सिंह ने कहा, नहीं नहीं, लड़के के कदम छोटे हैं। शैतान सिंह पहले पहुंचे और धर्मपाल 2 सेकंड के बाद पहुंचे। धर्मपाल आगे जाकर खड़े हो जाते हैं। जमादार सूरज सिंह धर्मपाल को अपने पीछे जाने का इशारा करते हैं। पीछे निहाल सिंह धर्मपाल को अपने पीछे जाने का इशारा करते हैं। पीछे सिंग्राम सिंह भी धर्मपाल को अपने पीछे जाने का इशारा करते हैं और धर्मपाल सबके पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। रामचंद्र ऊंची आवाज में बोले, कंपनी सावधान। शैतान सिंह ने कहा, शूरवीरों, आदेश आ गया है कि हमने लद्दाख में जाकर घात लगाकर घुसपैठ करते हुए चीनी फौजों से हमारी सीमा की सुरक्षा करनी है। शैतान सिंह ने पूछा, कोई सवाल? सभी सोल्जर एक साथ बोले, नहीं सर। रामचंद्र यादव ने सभी जवानों को एयरक्राफ्ट के अंदर जाने का आदेश दिया। एयरक्राफ्ट श्रीनगर एयरबेस की ओर जा रहा है। अंदर से धर्मपाल एयरक्राफ्ट को देख रहे हैं। सिंग्राम सिंह ने पूछा, धर्मपाल, क्या तुम्हें बंदूक चलानी आती है? धर्मपाल ने बताया, नहीं, मैं तो नर्सिंग असिस्टेंट हूँ। निहाल सिंह बोले, तो फिर तुम हमारे कुछ भी काम के नहीं हो। हमारे जख्म तो देश की मिट्टी और हवा से ही ठीक हो जाते हैं। सिंग्राम सिंह ने धर्मपाल को बंदूक हाथ में देते हुए कहा, ये 303 राइफल है, इसे ध्यान से देखो, सही निशाना लगाओ और इसे दबाओ। सामने वाला दुश्मन ढेर हो जाएगा। और ये बैनेट है, दुश्मन के शरीर में खोस कर और उसको अधमरा कर दो। एयरक्राफ्ट श्रीनगर एयरबेस पे लैंड हुआ।
सभी सैनिक एयरक्राफ्ट से बाहर आए। एक सैनिक शैतान सिंह के पास आए और कहा, कुमाऊं चार्ली रेजिमेंट सर। शैतान सिंह बोले, हम ही है 30 कुमाऊं चार्ली कंपनी। सोल्जर ने बताया, आपकी कंपनी के ट्रक वहां है, ब्रिगेडियर आपका ब्रीफिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। ब्रिगेडियर कमांडर बोले, आइए मेजर शैतान सिंह, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। ब्रिगेडियर कमांडर ने पूछा, कितने जवान हैं आपके पास? शैतान सिंह ने बताया, 120 जवान सर। ब्रिगेडियर कमांडर ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? वहां चीनी 4000 से ज्यादा सैनिक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, दुश्मन के पास आधुनिक हथियार है। मेजर शैतान सिंह बोले, सर हमारा एक जवान 50 सैनिकों के बराबर है। ब्रिगेडियर ने कहा, हम यही सुनना चाहते थे शैतान सिंह, बाकी तुम सब जानते ही हो। ब्रिगेडियर ने बताया, ठीक है, फिलहाल ये सिचुएशन है कि चुशुल दुश्मन के टारगेट हो सकता है, यह लेह के रास्ते पड़ता है। दुश्मन ने हमारी टेरिटरी पे हमला किया है। वी आर नाउ एट वॉर विथ चाइना, यू विल बी सेंड रीएनफोर्समेंट टू डिफेंड चुशुल। ब्रिगेडियर ने पूछा, है कोई सवाल? शैतान सिंह बोले, नो सर। शैतान सिंह अपनी कंपनी को सिचुएशन के बारे में बताते हैं। शैतान सिंह ने बताया, शूरवीरों, हम चुशुल से रेजांगला जा रहे हैं, 16,000 फीट की हाइट पे, जहां पतली हवा में कम ऑक्सीजन के कारण सांस फूलने लगती है। हम हमारे शरीर को कम हवा के दबाव के लिए तैयार करेंगे। कुछ दिन हम अपने आप को व्यायाम और योगा से वातावरण के हिसाब से डालेंगे। प्रकृति हमारा इम्तिहान लेगी और हम दुश्मनों ने हमारे प्रदेश पे हमला किया है, चलो उन्हें मजा चखाते हैं। सभी सैनिक एक ही आवाज में चिल्लाते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। रामचंद्र यादव ने आदेश दिया, बटालियन माउंट। सभी सैनिक ट्रक में जाकर बैठ जाते हैं। वहां से ट्रक निकलते हैं। धर्मपाल सिंग्राम सिंह की राइफल देख रहे हैं। धर्मपाल ने पूछा, ये लड़ाई या बंदूकों के बिना क्यों लड़ी नहीं जा सकती? हम हाथों हाथ क्यों नहीं लड़ते, फिर एक दूसरे की मलम पट्टी करें? ये कमबख्त बंदूक तो जान ले लेती है। सभी सैनिक सीरियस हो जाते हैं। ये क्या बोल रहा है? ट्रक के इंजन की आवाज आ रही है। फिर अचानक सब हंस पड़ते हैं। सिंग्राम सिंह ने बताया, अगर हम बिना शस्त्रों से लड़ेंगे तो ये शस्त्रों का उपयोग कब होगा? शस्त्रों के कारखाने कैसे चलेंगे? और लड़ेंगे नहीं तो मरेंगे कैसे? और आबादी कैसे कम होगी? सबको काम मिलता नहीं, इसलिए सैनिक बनकर हम यहाँ आते हैं, नहीं तो घर पे रहकर आबादी बढ़ाते रहते हैं। सिंग्राम सिंह हंस पड़ते हैं, दूसरे सैनिक भी हंस पड़ते हैं। रामचंद्र यादव ने कहा, बड़े अफसर कहते, जाओ वो जमीन हमारी है, उस पर हमारा झंडा लहराओ। सामने वाला कहता है, दुश्मन ने हमारी जमीन पे कब्जा किया है, जाओ लड़ो और बाहर निकालो। ये हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है, हम लड़ते रहेंगे। सुरजा सिंह बोले, और शस्त्र बनाने वाले कहते, अरे आप लड़ने वाले हो तो हमारे शस्त्र ले जाओ, ये शस्त्र आपके दुश्मन को नष्ट कर देगा। धर्मपाल ने कहा, समझ गया साहब जी। सिंग्राम सिंह ने पूछा, क्या समझे? धर्मपाल ने उत्तर दिया, लड़ाई के बाद शस्त्र बनाने का कारखाना डालूंगा। सभी सैनिक हंस पड़ते हैं। चुशुल पोस्ट पे पहुंचते ही शैतान सिंह ने देखा, शहीद और घायल सैनिकों को स्ट्रेचर में डालकर शिफ्ट किया जा रहा है। शैतान सिंह ब्रीफिंग रूम में आते हैं और सैल्यूट करते हैं और बोले, जय भारत। रैना ने कहा, जय भारत। शैतान सिंह, दुश्मन चुशुल पे हमले की तैयारी कर रहा है। रेजांगला ब्लॉक द अप्रोच टू चुशुल। रेजांगला बहुत ही अच्छा लोकेशन है जहां दुश्मनों को ट्रैप किया जा सकता है। आपकी कंपनी को वहां जाना है और डिफेंसिव पोजीशन बनाकर दुश्मनों को रोक कर रखना है। यू नीड टू होल्ड इट एनी कॉस्ट। दुश्मन के पास 120 mm मोटार्ड, 132 mm रॉकेट लॉन्चर, 75x57 mm रिकॉइल्स गन्स की संभावना है। मैप को देखते हुए शैतान सिंह ने कहा, ये ऊंचाई की जगह है, हम वहां थोड़ी गहराई में पोजीशन लेंगे, क्योंकि दुश्मन को अगर हमला करना होगा तो नीचे से ऊंचाई पर आना होगा, जिससे हम दुश्मन की पोजीशन को ट्रैप कर सकते हैं। वी विल होल्ड रेजांगला टू द लास्ट मैन लास्ट राउंड। रैना ने कहा, हम जानते हैं आपकी कंपनी ये कर लेगी। मैं जानता हूं आपको और आपके काम करने के तरीकों को। तुम मेरे लिए उन्हें खास मजा चखाओ। उन्होंने हमारे बहुत सारे सैनिकों को मारा है। रामचंद्र यादव ने कहा, सभी अपने रेडियो के कम्युनिकेशन चेक करो, आगे चढ़ाई है, सभी लाइनअप हो जाओ, अंतर बनाए रखना, सब जुड़ मत जाना, अलर्ट रहना। शैतान सिंह ने कहा, मौसम काफी अच्छा है दोस्तों, अगर हवा तेज होगी तो हम रुक जाएंगे। सूरज की रोशनी काफी तेज होगी, सर नीचे रखना, एक के बाद एक कदम रखना, आगे बढ़ते रहो। तेज बर्फीली हवाएं धीरे धीरे बढ़ रही है, सैनिकों की सांस फूल रही है, कुछ सैनिक हाँफ रहे हैं। सुरजा ने कहा, ये बर्फीली हवा तो चेहरे पे चुभ रही है। शैतान सिंह ने हंसते हुए कहा, ये पहाड़ हमें चूमकर हमारा स्वागत कर रहे हैं, आ जाओ मेरे बच्चों। सुरजा और सभी सैनिक हंसने लगे। सभी सोल्जर एक के पीछे एक चढ़ाई कर रहे। धीरे धीरे बर्फीली हवा तेज होने लगी। सामने बर्फ की चट्टान का एक हिस्सा ढह गया। बर्फ की हवा तेज तूफान में बदल गई। रामकुंवर और चंदगीराम तेज तूफान में फिसल गए, लेकिन रस्सी से बंधे हुए थे। शैतान सिंह ने उनकी रस्सी पकड़ ली। शैतान सिंह जोर से बोले, घबराओ मत, हम तुम्हें निकाल लेंगे। सभी सोल्जर रस्सी खींचने लगे, दोनों को बचा लिया गया। 13C कुमाऊं रेजिमेंट रेजांगला पॉइंट पर पहुंच गई। शैतान सिंह ने बायनाकुलर से निरीक्षण करते हुए कहा, हम यहाँ आधा घंटा रेस्ट करेंगे, बी अलर्ट।
शैतान सिंह ने बताया, रामचंद्र, वो जगह डिफेंसिव पोजीशन के लिए अच्छी रहेगी। रामचंद्र ने उत्तर दिया, जी सर, काफी रिमार्केबल व्यू है, काफी मिनटों तक हम देख सकते हैं। टेंट में ब्रीफिंग करते हुए शैतान सिंह ने कहा, जमादार सुरजा सिंह, आप 7वीं प्लाटून का नेतृत्व करेंगे। 3000 गज की दूरी पर उत्तर में यहाँ हमारी डिफेंसिव पोजीशन होगी। सुरजा ने उत्तर दिया, जी साहब जी, हम यहाँ मशीन गन लगाएंगे तो दुश्मन के सर पे निशाना दागेंगे। शैतान सिंह ने रामचंद्र को कहा, आप 9वीं प्लाटून का नेतृत्व करेंगे और 7वीं प्लाटून से 1100 गज की दूरी पर यहाँ अपनी डिफेंसिव पोजीशन बनाएंगे और 8वीं प्लाटून का नेतृत्व करेंगे हरिराम। 1600 गज की दूरी पर कंपनी का मुख्यालय पे तैनात होंगे। दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नजदीक आने देंगे ताकि खुले में हम जबरदस्त फायरिंग और गोला बारूद से हमला कर सके और हमारी एक भी गोली दुश्मन को मारे बिना खाली न जाए। और कोई बेहतर सुझाव हो तो बताइए, मैं जानना चाहूंगा। सभी सोल्जरों ने पत्थरों से और सैंडबैग से अपनी अपनी पोजीशन पर बंकर बना लिए। रात को कैंप फायर करके सभी सैनिक खाना खा रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई नाच रहा है। शैतान सिंह अकेले बैठे रामचंद्र के पास आते हैं और पूछते हैं, घर की याद आ रही है? रामचंद्र ने उत्तर दिया, हाँ थोड़ी बहुत। शैतान सिंह ने कहा, हम आकाश की ओर बहुत कम देखते हैं, कितना सुंदर है ये टिमटिमाते हुए तारे, ये चंद्रमा। रामचंद्र ने शैतान सिंह की बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली। शैतान सिंह ने कहा, परिवार से दूरी, शस्त्रों की कमी और प्रकृति की कठोर परीक्षा हमें जीवित रखकर मारती है और डराती है, फिर भी हम उनका सामना करते हैं। बात ये नहीं है कि हमने यहाँ रहने का निर्णय सही लिया है या नहीं, मैं जानना भी नहीं चाहूंगा कि क्या होगा। कर्तव्य तो हम अदा करते ही हैं, लेकिन बात कर्म निष्ठा की है। हमने एक दूसरों पे भरोसा किया, ईश्वर ने हमारे लिए जो निर्धारित किया है हम उसके बहुत नजदीक है। यहाँ पे हुकुमचंद अपने बचपन का एक किस्सा सुनाते हैं। मेरे दोस्त सुल्तान की एक हलवाई की दुकान थी। सुल्तान के पापा की गैर हाजिरी में हम दुकान में बैठते थे। एक ग्राहक रसगुल्ले खाने आया और बोला, बच्चों, ये रसगुल्लो देखकर आपको रसगुल्ले खाने का मन नहीं होता? मन तो बहुत करता है काका, लेकिन पापा गिन कर रखते हैं, इसलिए हम रसगुल्ले चूस कर वापस रख देते हैं। हरिराम ने कहा, सिंग्राम सिंह हमेशा अकेले सिगार पीता है, कभी किसी को नहीं देता। हरिराम ने बताया, रहने दे भाई, हम सालों से कोशिश कर रहे हैं। सुरजा सिंग्राम सिंह के पास आए। सुरजा ने कहा, भाई अकेले बैठे हो, भाभी जी की याद आ रही है? सिंग्राम सिंह बोले, हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी भाभी है ही इतनी सुंदर, सोचा था दिवाली परिवार के साथ मनाऊंगा। सुरजा ने कहा, मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ। कबूल है मुझे कि यूं मुझे विदा कर दे, बस एक जिंदगी निकल जाए उतनी याद दे दे। सिंग्राम सिंह खुश होते हुए बोले, क्या बात है, और एक हो जाए। सुरजा सुनाने लगा, कब उनकी पलकों से इजहार होगा, दिल के कोने में हमारे लिए प्यार कितना होगा, गुजर रही है रात उनकी यादों में, क्या उनको भी हमारा इंतजार होगा? सिंग्राम सिंह बोले, वाह क्या खूब कहा। सुरजा ने इशारे से सिंग्राम सिंह को सिगार के लिए पूछा। सिंग्राम सिंह ने कहा, सेहत के लिए हानिकारक है। हरिराम वहां आए और कहा, एक दिन ये हमें जरूर सिगार के लिए पूछेगा, तभी हम कहेंगे नो थैंक्स। सभी हंस पड़ते हैं। दूसरी ओर गुलाब सिंह और हुकुमचंद बातें कर रहे हैं। गुलाब सिंह ने कहा, आज पूरा भारत दिवाली मना रहा होगा। हुकुमचंद ने कहा, और हम यहाँ पछतावा कर रहे हैं। कुछ पल बाद गुलाब सिंह ने कहा, मुझे मेरे सारे जीवन में ना कभी पछतावा हुआ है और न ही आज है। मेरे पिताजी भी सेना में थे, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। मैं बचपन में पिताजी को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उनकी गैर हाजिरी में मेरी माँ और मेरे भाई बहनों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मैं मेरे दोस्तों के परिवार को उनके पिताजी के साथ देखता था। मैं मानता था अगर हमारे पिताजी भी हमारे परिवार के साथ होते तो हमें मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। पिताजी जब भी घर आते थे मैं उनसे दूर रहता था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, माँ को मेरे मन की बात बताई, तब माँ ने मुझे पिताजी के कर्म और कर्मनिष्ठा का महत्व बताया, एक सैनिक का कर्तव्य के बारे में बताया। मुझे मेरे पिताजी पे गर्व हुआ। मैं उनकी आने की राह देखने लगा, उनसे क्षमा चाहता था, लेकिन पिताजी नहीं आए। मुझे पछतावा था कि मैं पिताजी को नहीं बता सका कि पिताजी आप मुझे माँ से भी ज्यादा प्यारे हो। पिताजी मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मुझमें भी आप ही के ही लक्षण है। धर्मचंद्र बंकर में आते हैं और बोले, सही राम अकेले बंकर में क्या कर रहे हो? सही राम ने बताया, माँ को चिट्ठी लिख रहा हूँ ताकि माँ को पता चले कि मैं जिंदा हूँ। रामचंद्र बोले, ये चिट्ठी है जो आती जाती रहे तो पता चले कि हम यहाँ जीवित हैं और परिवार गाँव में जीवित है। शैतान सिंह पहाड़ों में उड़ती हुई ठंडी हवाओं से तेज आंधी का अंदाजा लगा रहे हैं। शैतान सिंह के पास सैनिक आया और बताया, साहब जी दुश्मन ने दौलत बाग, गलवान घाटी और श्रीजीप पे हमला किया है, अब वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। शैतान सिंह हुकुमचंद की पोजीशन की ओर दौड़े। शैतान सिंह ने कहा, दुश्मन ने हमला कर दिया है, मैं चाहता हूँ डबल टाइम पेट्रोलिंग हो। हुकुमचंद बोले, जी सर जी। शैतान सिंह दौड़ते हुए 7वीं प्लाटून के पास आए। शैतान सिंह ने कहा, ऑल सेट, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है, तैयार रहना। सूरजा बोला, हम तैयार है सर। शैतान सिंह दौड़कर 9वीं प्लाटून के पास आए।
शैतान सिंह ने कहा, बंदूकें चेक करो, सब तैयार रहो, गोलियां भरकर रखो। रामचंद्र बोले, हम सब तैयार हैं सर। ब्रिजलाल और हुकुमचंद अपनी पोजीशन से नजर रख रहे हैं। उन्होंने देखा चीनी सैनिक आ रहे हैं। हुकुमचंद ने कहा, ये तो बहुत संख्या में है। ब्रिजलाल रेडियो फोन पे शैतान सिंह को बताते हैं, सर दुश्मन हमारी पोस्ट के बहुत नजदीक आ गया है, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। शैतान सिंह ने कहा, आप तुरंत वापस आ जाओ और मेन कंपनी ज्वाइन करो। ब्रिजलाल बोले, नहीं सर, दुश्मन बहुत नजदीक है, हम यहां से मुकाबला करेंगे। शैतान सिंह फोन पे रैना से बात कर रहे हैं, सर हमला हो चुका है, दुश्मन की तादाद ज्यादा है, हमें रीएनफोर्समेंट चाहिए। रैना ने बताया, सभी पोस्ट पे भारी हमला हुआ है, रीएनफोर्समेंट भेजना मुश्किल है। आपके प्लेटून के 120 सैनिक दुश्मनों के हजारों सैनिकों के सामना करने में मुश्किल ही होगी। आप अपनी पोस्ट से पीछे हट सकते हैं और अपनी जान बचाइए। शैतान सिंह सैनिकों के पास आकर बोले, हमारे देश पे हमला हुआ है और उसका मुकाबला करने का हमें मौका मिला है, तो बिना मुकाबला किए पीछे हटकर हम अपने देश को और अपनी बटालियन को शर्मसार नहीं कर सकते। दुश्मन तादाद में हमसे ज्यादा है, मुकाबले में हमारे पास गोला बारूद भी कम है और पीछे से हमें कोई सहायता नहीं मिल सकती। मेरे ऊपरी अधिकारियों ने हमें पीछे हटने का आदेश दिया है। अगर आप में से किसी को भी अपने प्राण प्यारे हैं तो पीछे जाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मैं यहाँ चीनी सेना का मरते दम तक मुकाबला करूंगा। मृत्यु से पहले कायर एक बार मरता है, शूरवीर सिर्फ एक बार मृत्यु का स्वाद चखता है। रामचंद्र बोले, साहब जी मेरे शरीर में प्राण है, तब तक मैं मातृभूमि के लिए लड़ता रहूंगा। सिंहराम सिंह बोले, साहब जी हम भी आपके साथ हैं। सभी सैनिक बोले, हाँ साहब जी हम लड़ेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चीनी फौज याक जानवरों के पीछे छुपकर आ रही है। तभी शैतान सिंह ने हवा में फायरिंग किया, इससे डरकर जानवर यहाँ वहाँ भागने लगे। जैसे ही चीनी सैनिक थोड़े नजदीक आए, भारतीय जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। ब्रिजलाल और हुकुमचंद एमएमजी से चीनी सैनिकों को ढेर करने लगे। ब्रिजलाल मोटाट फायर करते हुए बोले, ये लो चखो इसका मजा। चीनी सैनिकों के बीच एक ब्लास्ट हुआ और आग के गोलों में चीनी सैनिक हवा में उछले। हुकुमचंद बोले, बहुत बढ़िया निशाना है, ऐसे ही मारते रहो। अचानक एक बुलेट ब्रिजलाल की आंखों में लग गई और वो शहीद हो गए। ये देखकर दूसरे सैनिक एग्रेसिवली फायर करने लगे। शैतान सिंह फायरिंग करते हुए चिल्ला रहे, दुश्मन की गोलियों से बचो, दुश्मनों को भून डालो, मौका न दो दुश्मनों को। पहले हमले में चीनियों के बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, भारत के भी कुछ जवान शहीद हो गए। चीनी मेजर ने अपने सैनिकों को कहा, चलो चलो जल्दी से आगे बढ़ो, होशियार रहो। अचानक एक बुलेट आकर चीनी मेजर के हेलमेट को लगी। चीनी सैनिक बोला, आप लकी हो सर। चीनी मेजर ने अपना हेलमेट निकाला और देखा, तभी अचानक एक बुलेट आई और वो वही ढेर हो गया। भारत के जवानों की गोलियों के निशाने से एक साथ 15-20 चीनी सैनिक ढेर होने लगे। घायल और चीखते हुए चीनी सैनिकों की डेड बॉडी देखकर चीनी मेजर ने फायरिंग स्टॉप करने का आदेश दिया। चीनी सैनिक अपने घायल सैनिकों को ले जाने लगे। शैतान सिंह ने भी घायल सैनिकों पे गोलियां ना चलाने का आदेश दिया और फायरिंग स्टॉप कर दी। भारत के सैनिक भी एक साथ बोल उठे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शैतान सिंह ने कहा, शाबाश शूरवीरों, हमने दुश्मन की पहली लहर को नष्ट कर दिया है, लेकिन तैयार रहो दूसरे हमले के लिए। दुश्मन अब पूरे साजो सामान के साथ आएगा, गोला बारूद तैयार रखो, अपनी नजर गड़ाए रखो। चीनी सैनिक तोप के साथ पोजीशन ले रहे हैं। चीनी सैनिक ने कहा, लोड द बॉम्ब, सेट द टारगेट एंड फायर। शैतान सिंह ने देखा एक गोला आकर उनके बंकर से 30 फुट दूर गिरा। शैतान सिंह ने चिल्लाते हुए कहा, सभी अपने आप को कवर करो। एक सैनिक ने कहा, ये तोपों के हमले से हम कब तक बचते रहेंगे, गए काम से। एक जोरदार धमाका हुआ, 8वीं प्लेटून का बंकर नष्ट हो गया। हुकुमचंद और उनके साथी सैनिक शहीद हो गए। शैतान सिंह बोले, दुश्मन नजदीक आ रहे हैं। रामचंद्र चिल्लाए, आओ यहाँ मरने सालो। शैतान सिंह अपनी बटालियन की ओर दौड़े। अचानक एक मोटाट फायर हुई, एक सैनिक घायल हो गया और मेडिक के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन धर्मपाल दूसरे घायल सैनिक की ट्रीटमेंट कर रहा है। शैतान सिंह ने घायल सैनिक को एक चट्टान के पीछे लेके गए। अचानक एक और धमाका हुआ, घायल सैनिक के शरीर के विभिन्न अंग हवा में उड़े। शैतान सिंह के हाथ में घायल सैनिक का खाली एक हाथ ही बचा। शैतान सिंह ये भयानक दृश्य देखकर बर्फ की तरह जम गए। निहाल सिंह वहां पर आए और कहा, साहब जी हमारी दूसरी एमएमजी पोजीशन भी नष्ट हो गई है। शैतान सिंह बोले, क्या हुआ? निहाल सिंह ने बताया, हमारी दूसरी एमएमजी पोजीशन भी नष्ट हो गई है। आप ठीक हो सर? शैतान सिंह ने कहा, अपनी पोजीशन संभालो निहाल सिंह। शैतान सिंह मोटाट पोजीशन के पास आए। शैतान सिंह ने पूछा, बाकी सब कहाँ हैं? राम कुंवर ने बताया, बस हम ही बचे हैं, बाकी सब यहाँ वहाँ जख्मी पड़े हैं और मरे पड़े हैं। शैतान सिंह ने कहा, मोटाट पोजीशन चेंज करो। शैतान सिंह ने कहा, फायर। एक धमाका हुआ, चीनी सैनिक आग के गोले के साथ हवा में उड़ते हैं। शैतान सिंह बोले, बस ऐसे ही मारते रहो। शैतान सिंह दौड़ते हुए 8वीं प्लेटून के पास आए। शैतान सिंह ने पूछा, कितने मारे? सही राम बोले, 8 साहब जी, हम थोड़े आगे जा रहे हैं। शैतान सिंह ने ऊंची आवाज में कहा, अपने आप को बचाओ और बताओ दुश्मनों के युद्ध क्या होता है, भून डालो सबको। सुबह 5 बजे चीनी सैनिक ने कहा, उनका डिफेंस अभी भी मजबूत है, हम यहाँ से नहीं तोड़ पाएंगे, हमें बाई ओर से हमला करते हैं।
चीनी सैनिकों ने तोप की पोजीशन चेंज की और 7वीं प्लाटून को नष्ट कर दिया। शैतान सिंह एक के बाद एक चीनी सैनिकों को ढेर कर रहे हैं। रामचंद्र ने बताया वो हमें घेर रहे हैं। शैतान सिंह ने कहा वी मस्ट फाइट टू द लास्ट मैन एंड लास्ट बुलेट। डिफेंस के लिए अब हम ही बचे हैं। रामचंद्र बोले आने दो दुश्मन को साहब जी, हम आपको निराश नहीं करेंगे। अचानक चीन की ओर से फायरिंग बंद हो गई। सूरजा ने कहा वो रुक गए, शायद भाग रहे हैं। शैतान सिंह ने कहा नहीं, वो तोप चलाने की तैयारी कर रहे हैं। सभी अपने आप को चट्टानों के पीछे कवर करो। चंदगीराम बोले क्या हम यहाँ मरने आए हैं? हुकुम सिंह ने कहा नहीं, मारने आए हैं साहब जी। चंदगीराम बोले तो मारते रहो, मारते रहो। रघुनाथ ने कहा मेरी गोलियां खत्म हो गई। हुकुमचंद बोले मेरे पास भी खत्म हो गई। चंदगीराम ने बताया निराश मत होना, अभी भी हम बेनोट से लड़ सकते हैं। चीनी सैनिक पे टूट पड़ो। चीनी सैनिक ने तोपों से 8वीं प्लाटून को भी नष्ट कर दिया। शैतान सिंह फायरिंग करते हुए 9वीं प्लाटून की ओर आए। शैतान सिंह बोले ये लड़ाई खत्म होगी बहुत ही जल्दी, पर इसके पहले हमें बहुत सारे चीनियों को मार गिराना होगा। शैतान सिंह ने कहा स्टॉप फायरिंग और चट्टानों के पीछे छुप जाओ, उनको इकट्ठा होने दो। फायरिंग बंद होने से चीनी सैनिक को लगा कि वहां के सभी भारतीय सैनिक मर गए हैं। वो इकट्ठा होकर बेपरवाही से आगे बढ़ने लगे। मौका मिलते ही शैतान सिंह ने फायरिंग का आदेश दे दिया। अचानक हुए हमले से चीनी सैनिक कुछ समझे उसके पहले ही एक के बाद एक ढेर होने लगे। दूसरे सैनिक रिकॉइल्स गन लेकर आ गए। शैतान सिंह ने अपनी पोजीशन बदली। सहीराम और 2 सैनिक शहीद हो गए। शैतान सिंह ने अपने सैनिकों को मरते हुए देखकर गुस्सा आया और उन्होंने रामचंद्र को कहा तुम सब चट्टानों के पीछे पोजीशन ले लो, सभी मैप्स और दस्तावेजों को नष्ट कर दो, मैं यहाँ चीनी सैनिकों को रोक कर रखता हूँ। एक रॉकेट आकर हवलदार बलबीर सिंह की पोजीशन पर फटा और उनके 2 साथियों घायल होकर चिल्लाने लगे। शैतान सिंह दौड़कर उनके पास पहुंचे। मेजर शैतान सिंह बोले धर्मपाल मेडिक ओवर हियर। धर्मपाल रक्त से लथपथ राम कुंवर की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। राम कुंवर अपने बहते हुए रक्त को देखकर बोले बहुत पीड़ा हो रही है, मैं मरने वाला हूँ। धर्मपाल ने कहा तुम वहाँ मत देखो, तुम्हारा रक्त बहना बंद हो गया है, सब ठीक हो जाएगा। राम कुंवर बोले मुझे छोड़ो, शैतान सिंह की मदद करो। धर्मपाल ने कहा ठीक है, अपना ध्यान रखो, मैं वापस आता हूँ। धर्मपाल अपने आप को धमाके और गोलियों से बचाते हुए शैतान सिंह के पास आते हैं। शैतान सिंह ने बताया वो मर गया है, जाओ दूसरे की मदद करो और ये बंदूक रखो। रामचंद्र ने बताया साहब जी गोलियां खत्म। शैतान सिंह बोले फिर द्वंद्व युद्ध करते हैं। सभी सैनिक ऊंची आवाज में बोले जय श्री कृष्णा। भारतीय सैनिकों ने बेनोट से चीनी सैनिकों पर हमला कर दिया। शैतान सिंह ने कहा दया मत रखना, निकालो मांस उनके शरीर से। भारतीय सैनिकों ने बहुत से चीनियों को मार गिराया, उनके भी बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए। शैतान सिंह का शरीर भी बहुत सारी गोलियों और बम धमाकों से घायल हो गया था। रामचंद्र ने शैतान सिंह के पास आए और बोले साहब जी आपको भारी चोट लगी है। शैतान सिंह ने हंसते हुए कहा ये चोट लगने की जगह ही है रामचंद्र, ये सिनेमा घर थोड़ी है। शैतान सिंह के शरीर से रक्त बहता हुआ देखकर रामचंद्र बोले साहब जी बहुत रक्त बह रहा है, आपको यहाँ से निकलना होगा। शैतान सिंह ने कहा तुम मेरी चिंता मत करो, गोलियां चलाते रहो वरना दुश्मन हमारी पोजीशन घेर लेगा। रामचंद्र चिल्लाए धर्मपाल साहब जी को गोलियां लगी है। ये सुनकर धर्मपाल दौड़कर गोलियों और बम धमाकों से बचते हुए शैतान सिंह की ओर आए। अचानक एक बम धमाका हुआ और धर्मपाल हवा में उड़ गए और उनका शव जमीन पर गिरा। घायल शैतान सिंह के लिए समय जैसे ठहर गया। वो सब अपनी धुंधली आंखों से देख रहे हैं। धमाके और गोलियों की आवाज चली गई है। चीनी मशीन गन और तोपों के धमाकों ने 9वीं प्लाटून को भी नष्ट कर दिया। घायल शैतान सिंह अपनी पोजीशन से कंटिन्यूस फायर कर रहे। उन्होंने बहुत सारे चीनी सैनिकों को मार गिराया, लेकिन वो भी बहुत सारी चीनी गोलियों से घायल हो गए थे। रामचंद्र शैतान सिंह के पास आए। शैतान सिंह पीड़ा से बोले पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रामचंद्र ने कहा साहब जी मैं आपको यहाँ से ले चलता हूँ। शैतान सिंह ने कहा नहीं मैं नहीं आ सकता रामचंद्र, आप तुरंत बटालियन हेडक्वार्टर जाइए और बताइए सबको कि हमारी कंपनी कैसे लड़ी है, उन्हें जानना चाहिए कि यहाँ क्या हुआ था। रामचंद्र ने कहा साहब जी आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। शैतान सिंह ने बताया देखो अगर हम सब यहाँ शहीद हो गए तो कभी भी कोई भी नहीं जान पाएगा कि रेजंगला में क्या हुआ था। शैतान सिंह बेहोश हो गए। मौका मिलने पर रामचंद्र शैतान सिंह को उठाकर पहाड़ के कोने पर ले आया और गन की पट्टी से अपने साथ बांधकर शैतान सिंह को बर्फ में नीचे की ओर स्लाइड करने लगा। दोनों नीचे की ओर जा रहे और ऊपर से गोलियां फायर हो रही थी। नीचे एक पत्थर के पास आकर दोनों रुक गए। रामचंद्र भावुक हो गए और रोने लगे। शैतान सिंह बोले रामचंद्र सैनिक रोया नहीं करते। इतना बोलकर शैतान सिंह ने अपनी आंखें बंद कर ली हमेशा के लिए। रामचंद्र ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए सैल्यूट किया और कहा साहब जी मैं आपको लेने वापस जरूर आऊंगा। शैतान सिंह के शरीर को बर्फ की चट्टान के सहारे बिठाकर रामचंद्र वहां से हेडक्वार्टर की ओर चले गए। लड़ाई के बाद चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों की डेड बॉडी चेक कर रहे थे कि कोई जीवित है या नहीं। तभी उन्हें निहाल सिंह और राम कुंवर जख्मी हालत में मिले। चीनी सैनिक ने अपने कमांडर से पूछा सर हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है,
अब हम कहां हमला करने वाले हैं? चीनी कमांडर ने अपने 3000 चीनी सैनिकों की डेड बॉडी देखकर बोले, देखो हमारे आसपास हमारे कितने सैनिक शहीद हो गए, सिर्फ एक शिखर पे अधिकार पाने के लिए। सैनिकों का इतना नुकसान हाई कमांड कभी भी स्वीकार्य नहीं करेगा। भारत के सैनिकों के साहस और बलिदान को देखकर चीनी सैनिकों ने जमीन पर राइफल गाड़कर उस पर अपनी टोपियां रखी और लिखा, हियर लाइज अ ब्रेव इंडियन सैनिक, वी सैल्यूट देम। सुबह 9 बजे के आसपास रामचंद्र यादव जख्मी हालत में हेडक्वार्टर की ओर चले जा रहे हैं। तभी सामने से एक जीप आई। जीप से 2 जवान भागकर रामचंद्र की ओर आए। रामचंद्र को सहारा देकर जीप में लाते हैं। जवान ने प्लाटून के बारे में पूछा। तभी रामचंद्र ने कहा, हम ही बचे, हम डटे रहे, हमने सीमा पर जमकर मुकाबला किया, हम पीछे नहीं हटे, हमने चीनियों को मार गिराया। कमांडर को रामचंद्र ने अपनी प्लाटून के साहस के बारे में बताया। कमांडर बोले, आप बावले हो गए हो क्या? ओ बच्चे, तेरे कोर्ट मार्शल हो जाएगा। मालूम है ना कोर्ट मार्शल क्या होता है? कोर्ट मार्शल बहुत बड़ी चीज है, फौज से भी जाओगे और घर से भी जाओगे। रामचंद्र ने कहा, जो लड़ा है उसका कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता साहब जी। आप पोस्ट पे जाकर देखिए ना, हम लड़े हैं तो हम कहेंगे ना, मारे हैं तो मारे हैं हमने, बगैर मारे हम कैसे कहेंगे? कैसे आप हमें बार बार कह रहे हैं कि कोर्ट मार्शल हो जाएगा, कोर्ट मार्शल हो जाएगा? हम लड़ाई लड़े हैं, हम भागे नहीं थे। कमांडर ने कहा, केवल आप 114 जवान 3000 चीनी सैनिकों को कैसे मार सकते हो? रामचंद्र ने बताया, साहब जी, मारने वाले मेरे भाई थे, देखने वाला मैं हूं। आप पोस्ट पे आइए ना, जवान की छाती में गोली मिलेगी, पीठ पे गोली नहीं मिलेगी आपको। युद्ध कैदी बने निहाल सिंह चीनियों को चकमा देकर वहां से निकल गए। बर्फीली चोटियों से जाते हुए निहाल सिंह दिशाओं का अनुमान लगा रहे थे। तभी उन्हें वो कुत्ता मिला जो उनके पास खाना खाने आता था। कुत्ते की मदद से निहाल सिंह पगडंडी पर पहुंच गए और वहां उन्हें भारत सैनिकों की जीप मिल गई। निहाल सिंह ने भी कमांडर को आकर रेजांगला पे कंपनी 13 कुमाऊं के सैनिकों के साहस और बलिदान के बारे में बताया। तभी कमांडर ने रामचंद्र की बात पर विश्वास किया। 3 महीनों बाद बर्फ पिघलने पर ब्रिगेडियर रैना रामचंद्र के साथ रेजांगला पोस्ट पर आए। बर्फ में जमे हुए सैनिकों के शव देखकर सभी भावुक हो गए। ब्रिगेडियर रैना की आंखों में आंसू आ गए। रामचंद्र ने कहा, साहब जी, ये आप ही के तो बच्चे हैं, इन्होंने ही तो देश को बचाया है। रामचंद्र शैतान सिंह के शव के पास आकर बोले, साहब जी, मैं वापस आ गया हूं, मैंने अपना वचन निभाया है, मैंने सबको बता दिया कि हम कैसे लड़े थे, अब घर जाने का समय आ गया है। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमें बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा।